गुड मॉर्निंग। तो आज का सुविचार क्या है? ये बजट का विचार है, ठीक है, जो कि कल यानी कि 1 फरवरी को निर्मला सीतारमण जो कि हमारी वित्त मंत्री हैं उनके द्वारा बजट पेश किया जाएगा। ठीक है, तो आज का सुविचार है हमारा कि पैसा कमाना कामयाबी नहीं, उसे बचाना कामयाबी है। क्या है? उसे बचाना। और आज का करंट अफेयर है ईवी सेक्टर में भारत को ग्लोबल हब बनाने की तैयारी। तो देखते हैं ये क्या न्यूज़ है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो देखते हैं पहली खबर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि बजट में ईवी सेक्टर को सरकार से उम्मीद है और आजकल इलेक्ट्रिकल जो व्हीकल हैं उनकी डिमांड काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है, क्योंकि आपको पता है जो प्रदूषण है वो काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है और उससे काफ़ी लाखों व्यक्तियों की मौत हो रही है। तो इस वजह से जो ईवी सेक्टर है यानी कि जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल का जो सेक्टर है, बजट में उसको कुछ प्रोत्साहन दिया जाएगा ताकि लोग पेट्रोल डीजल की जगह जो इलेक्ट्रिकल वाहन है उनकी खरीदी करें। तो अब तक जो बजट के अंदर है वो क्या उम्मीद की जा रही है वो देख लेते हैं। 5% जीएसटी देना पड़ता है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर कस्टमर को अभी तक। ठीक है, अभी तक 5% जीएसटी देना पड़ता है इसका ईवी वाहन पर। 28% तक जीएसटी ईवी के स्पेयर पार्ट्स, मतलब अगर किसी कार या गाड़ी के स्पेयर पार्ट्स यानी कि कुछ पार्ट खराब हो जाते हैं तो कंपनियों के द्वारा 28% तक जीएसटी उनके पार्ट पर चुकाती हैं कौन? कंपनियां। 5% यूनिफॉर्म जीएसटी ईवी स्पेयर पार्ट पर लागू करने की उम्मीद है। ठीक है, स्पेयर पार्ट पर। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में कंपनी के द्वारा ईवी व्हीकल्स के स्पेयर पार्ट्स पर कितना परसेंट जीएसटी चुकाती है? तो 28% यानी कि 28%। और 5% जीएसटी देना पड़ता है इलेक्ट्रिक वाहन पर। किसको? कस्टमर को, जो इलेक्ट्रिक वाहन खरीदता है। फेम टू, तो फेम टू क्या है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। फेम टू एक वाहन पॉलिसी है, वाहन स्कीम, खरीदारी पर एक स्कीम है जिसके ऊपर आपको जो टैक्स है उसके ऊपर छूट मिलती है। स्कीम में सब्सिडी ग्राहक के खाते में पहुंचने की उम्मीद है। भारत की ईंधन खपत में ट्रकों की हिस्सेदारी लगभग 40% है। जो ट्रांसपोर्टेशन के अंदर जो ट्रक काम आते हैं उनकी जो ईंधन की खपत है, ठीक है, भारत के अंदर वो कितनी है? 40%। उसके बाद फेम टू स्कीम में ईवी ट्रक और ट्रैक्टर निर्माण को बढ़ावा मिलेगा। जो फेम टू स्कीम है उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है और जो ट्रक है और जो ट्रैक्टर है जो कि खेती बाड़ी में यूज किया जाता है, उनको निर्माण को क्या मिलेगा? बढ़ावा। लिथियम आयन बैटरियों की रिसाइकलिंग के लिए बनेगी नीति। अब जैसे आपके फोन के अंदर भी कौन सी बैटरी होती है? वो लिथियम आयन की बैटरी होती है। ठीक है, तो उनके रिसाइकलिंग के लिए भी क्या बनेगी? नीति बनेगी। इलेक्ट्रिक कंपोनेंट खरीदने और रिसाइकिल करने की एजेंसी बनेगी। इलेक्ट्रिक कंपोनेंट जो खराब हो गया उसको खरीदने और रिसाइकिल करने की जो एजेंसी है वो भी बनने के आसार हैं इस बजट के अंदर, जो कि कल 1 फरवरी 2023 को निर्मला सीतारमण के द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। और आज क्या प्रस्तुत किया गया है? तो आज किया गया है इकोनॉमिक सर्वे। ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहता है। बैटरी रिसाइकल संबंधी रिसर्च और डेवलपमेंट में टैक्स की छूट की आस भी आप कर सकते हैं इस बजट के अंदर। तो ये है कि हम अनुमान लगा रहे हैं कि बजट के अंदर जो इलेक्ट्रिक वाहन है उनको सरकार की तरफ से इस बजट के अंदर क्या उम्मीद लगाई जा सकती है। एक क्वेश्चन बजट से जो पिछले सालों के जो बजट रहे हैं उनसे आपसे एक क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि बीते 7 सालों में या बीते 5 वर्षों में, या तो 7 कर देगा लेकिन लगभग 5 सालों में पूछा जाता है कि बीते 5 वर्षों में जो जीडीपी ग्रोथ है वो कंटिन्यू रही। आपको कथन देकर पूछ सकता है क्या ये कथन सही है या फिर ये कथन असत्य है। ठीक है, या सत्य है या असत्य है, उसके बारे में आपसे पूछ सकता है कि बीते 5 वर्षों में या बीते 7 सालों में जो जीडीपी ग्रोथ है वो यूनिफॉर्म रही है, मतलब लगातार बढ़ती रही है या कमी नहीं आई है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि 2016-17 में 8.2 थी, फिर कमी हो गई 2017-18 में, फिर और कम हो गई 2018-19 में, 2019-20 में और ज़्यादा कम हो गई और 2020-21 में तो नेगेटिव हो गई थी। कितनी? -7.3%, क्योंकि यहाँ पर कोरोना आ गया था। क्या आ गया था? कोरोना। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि निम्न में से किस वर्ष के अंदर जो जीडीपी ग्रोथ थी वो नेगेटिव के अंदर थी। तो आपको पता रखना है कि वो नेगेटिव जो ग्रोथ थी वो कब थी? 2020-21 के अंदर थथी। कितनी थी? तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि 7.3% नेगेटिव ग्रोथ थी 2020-21 के अंदर जीडीपी के अंदर। फिर 2021-22 के अंदर जीडीपी ग्रोथ कितनी हो जाती है? 8.7%। और 2022-23 में जो हमारा अनुमान है, जो कल बजट आएगा उसमें पता लग जाएगा कि 8 से 8.5% होने वाली है।
तो ये आपको ध्यान रखना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि पिछले बीते 7 सालों के अंदर जो जीडीपी ग्रोथ है वो लगातार बढ़ती है या लगातार घटती है, ठीक है, या किस वर्ष नेगेटिव रहती है और कितनी रहती है, वो सारी आपको डेटा है वो आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम के अंदर ऐसे क्वेश्चन बनते ही हैं, ठीक है। काफ़ी बार पूछा भी गया है और आगे भी पूछा जा सकता है, तो ये डेटा आपको याद रखना है। अब देख लेते हैं जो हम डेली देखते हैं फोटो जो खुद खबर के अंदर है। तो ये कौन है? ये मुकुटा नृत्य है। कहाँ का है वो देख लेते हैं। ऐसे समय में जब अरुणाचल और असम के बीच सीमा विवाद का मामला गर्म है, अरुणाचल के पश्चिम कमेंग जिले में असम और अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर फेस्टिवल का आयोजन हुआ। इस दौरान अरुणाचल प्रदेश के कलाकारों ने पारंपरिक नृत्य पेश किया, वहीं असम की मंडली ने बोडो नृत्य की प्रस्तुति दी। तो ये कौन सा नृत्य है? तो ये बोडो नृत्य है। कहाँ का है और बोडो नृत्य कहाँ का है? तो ये बोडो नृत्य है असम का। कहाँ का है? असम का, क्योंकि यहाँ पे बोडो जनजाति निवास करती है और उसी के द्वारा यहाँ पे जो नृत्य किया जाता है उसको बोडो नृत्य कहा जाता है। और यह है कहाँ का? यह है असम का। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, जैसे कि हम डेली पढ़ते हैं कि आज के दिन इतिहास में क्या हुआ था, तो आज डेट क्या है? तो आज है 31 जनवरी। क्या है? 31 जनवरी। तो आज जनवरी खत्म हो जाएगी और कल से फरवरी लग जाएगी। तो आज के दिन इतिहास में क्या हुआ था? तो आज ही के दिन 1961 में पहली बार एक चिंपैंजी को, आप पिक्चर के अंदर देख भी रहे होंगे, ये एक चिंपैंजी है, अंतरिक्ष में भेजा गया था। हेम को, इस चिंपैंजी का नाम क्या था? इस चिंपैंजी का नाम था हेम। हेम को 1959 में ट्रेनिंग के लिए अमेरिकी एयरफोर्स बेस पर भेजा गया। पहले इस चिंपैंजी का नाम ये 65 हैशटैग 65 और चेक था। क्या था? हैशटैग 65 और चेक था। बाद में अंतरिक्ष से लौटने के बाद उसे हेम नाम दिया गया, मतलब अंतरिक्ष में गया ये और वापस आ गया था, उसके बाद इसे क्या नाम दिया गया? हेम। 18 महीने की ट्रेनिंग के बाद, कितने महीने की ट्रेनिंग? 18 महीने की ट्रेनिंग के बाद हेम अंतरिक्ष में जाने के लिए तैयार था। हेम को प्रोजेक्ट मरकरी MR2 के तहत भेजा जाना था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में समाचारों में रहे हेम जो क्या है? तो ये एक चिंपैंजी था जो कि बंदर की एक प्रजाति होती है। और किसके तहत, किस प्रोजेक्ट के तहत इसको अंतरिक्ष में भेजा गया था? तो प्रोजेक्ट मरकरी के तहत, यानी कि MR2 के तहत इसको अंतरिक्ष में भेजा गया था। उसे लॉन्च पैड पर लाया गया। लॉन्च पैड फ्लोरिडा के टापू पर था। करीब 3.5 साल के हेम को एक कैप्सूल में अंतरिक्ष के लिए रवाना किया गया। उड़ान के 16 घंटे 30 मिनट बाद हेम अंतरिक्ष में पहुंच गया था। उसने 5800 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 157 किलोमीटर की ऊंचाई तक उड़ान भरी। उड़ान के दौरान दबाव के कारण हेम के कैप्सूल को नुकसान पहुंचा, लेकिन स्पेस सूट ने उसे बचा लिया और वह सुरक्षित धरती पर लौट आया। इस प्रयोग ने अंतरिक्ष में इंसान के जाने के रास्ते खोल दिए। और उसके बाद ही तो राकेश शर्मा गए थे, ठीक है, और जो भारतीय मूल के प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने चांद के ऊपर कदम रखा था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट खबर है हमारी, जैसा कि 26 जनवरी को सभी राज्यों ने अपनी अपनी झांकियां निकाली। कहां पर? गणतंत्र उत्सव पर, दिल्ली के अंदर। अब सभी ने अपनी अपनी झांकियां निकाली, तो उसने उन झांकियों में सबसे बेस्ट झांकी अगर किसी की मानी गई है तो वो किसकी मानी गई है? उत्तराखंड की। किसकी मानी गई? उत्तराखंड की। आप देख सकते हैं उत्तराखंड की झांकी किसके ऊपर आधारित थी? वन्य जीवों के ऊपर आधारित थी, इसलिए बेस्ट झांकी का अवार्ड किसे दिया गया? उत्तराखंड की झांकी को दिया गया है। एग्जाम के अंदर आपसे पूछा जा सकता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, जो गुजरात की झांकी थी, ये आप देख सकते हैं गुजरात की झांकी की थीम क्या थी? तो ये आपको ध्यान रखना है कि गुजरात झांकी की जो थीम थी वो थी, गुजरात ने मोढेरा सोलर विलेज की झांकी का प्रदर्शन किया था। इसकी थीम थी क्लीन ग्रीन एनर्जी एफिशिएंट गुजरात। क्लीन ग्रीन एनर्जी एफिशिएंट गुजरात। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। उसके बाद पंजाब रेजिमेंट को बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट का अवार्ड मिला है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि किस रेजिमेंट को बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट का अवार्ड मिला है? तो वो है पंजाब रेजिमेंट। कौन सी रेजिमेंट? पंजाब रेजिमेंट। ये आप देख सकते हैं पिक्चर के अंदर, पंजाब रेजिमेंट को बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट का अवार्ड मिला है। नेक्स्ट है CRPF, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। तो CRPF का फुल फॉर्म तो आपको पता होना चाहिए, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के बैंड मार्च पास्ट को CAPF में बेस्ट मार्च पास्ट का अवार्ड मिला है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। दूसरा है, ये आपको दिख रहा होगा, ये किस राज्य की झांकी है? तो मंत्रालय भी अपनी अपनी झांकियां निकालते हैं।
जो विभिन्न मंत्रालय हैं अपने देश के, वो भी अपने अपनी झांकियाँ निकालते हैं, मंत्रालय और विभाग। तो अगर आपसे पूछा जाए कि निम्न में से किनके द्वारा गणतंत्र दिवस पर झांकी निकाली जाती है, तो आपसे पूछा जाए ऑप्शन में अगर राज्य हो तो बिल्कुल सही है, मंत्रालय है बिल्कुल सही है, विभाग है वे भी सही है। ठीक है, तो मंत्रालय, विभाग और राज्य के द्वारा अपने अपने डिपार्टमेंट, अपने अपने क्षेत्र की झांकियां निकाली जाती हैं। अब मंत्रालय और विभागों की झांकियों में से मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की झांकी को बेस्ट झांकी का अवार्ड मिला है। तो राज्यों की झांकियों में किसे बेस्ट झांकी का अवार्ड मिला है, तो वो तो मिला है उत्तराखंड को। किसको मिला है? उत्तराखंड को। और मंत्रालय और विभागों के अंदर से अगर आपसे पूछें तो किस मंत्रालय को बेस्ट झांकी का अवार्ड मिला है, तो वो है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, यानी कि जो जनजातीय मंत्रालय है, जनजातीय जो मंत्रालय है उसको बेस्ट झांकी का अवार्ड मिला है। तो ये आप ध्यान रखना है, जनजातीय कार्य मंत्रालय को बेस्ट झांकी का अवार्ड मिला है। इसके अंदर मंत्रालय और विभागों की झांकियों में। और राज्यों की झांकियों में अगर आपसे पूछें तो उत्तराखंड की झांकी को बेस्ट अवार्ड मिला है। फिर ये नेक्स्ट है कि बायोडाइवर्सिटी की थीम पर सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की झांकी को और वंदे भारतम डांस ग्रुप को स्पेशल प्राइज मिला है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि बायोडाइवर्सिटी की थीम पर, किसके ऊपर? बायोडाइवर्सिटी की थीम पर, यानी कि जैव विविधता की थीम पर सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की झांकी को और वंदे भारतम डांस ग्रुप को स्पेशल प्राइज मिला है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है नशा मुक्त भारत। तो ये किसकी झांकी हो सकती है? तो ये है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की, यानी कि NCB, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की झांकी पहली बार परेड में दिखाई दी। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पहली बार झांकी निकाली गई है किसके द्वारा? नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा। ठीक है, इस पर नशा मुक्त भारत का मैसेज था। और जो NCB है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है, ये किस मंत्रालय के तहत आता है? तो ये गृह मंत्रालय के, यानी कि होम मिनिस्ट्री के तहत आता है। तो ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये पहली बार निकाली गई है, पहली बार इसकी परेड हुई है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? तो नशा मुक्त भारत लिखा हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है असम। ठीक है, तो असम की झांकी, ये असम की झांकी है और इसकी थीम थी लैंड ऑफ हीरोज एंड स्पिरिचुअलिज्म, यानी कि आध्यात्मिकता। स्पिरिचुअलिज्म का मतलब होता है आध्यात्मिकता, यानी कि लैंड ऑफ हीरोज मतलब योद्धाओं की भूमि। हिंदी में अगर देखें तो योद्धाओं की भूमि और आध्यात्मिकता, योद्धाओं की भूमि और आध्यात्मिकता की थीम की विषय पर असम ने झांकी निकाली है। ठीक है, तो यह आपको ध्यान रखना है कि असम की झांकी, इसकी थीम थी लैंड ऑफ हीरोज एंड स्पिरिचुअलिज्म। ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि एग्जाम के अंदर थीम भी पूछी जा सकती है और थीम के आधार पर राज्य भी पूछा जा सकता है, तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है BSF, यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जैसे कि CRPF था, यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। ये होता है कि या तो राज्य या देश की जो संपत्ति होती है और लिमिटेड जो संपत्ति है उसकी रक्षा करने वाली होती है, और BSF होती है सीमा सुरक्षा बल। ठीक है, तो BSF की ऊंटों की टुकड़ी सजी धजी वेशभूषा में बेहद आकर्षक नजर आई। इसमें पहली बार महिला अफसर शामिल हुई। तो ये स्पेशल, ये और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे कि नशा मुक्ति भारत NCB, यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा जो निकाली गई वो तो इंपॉर्टेंट है ही। उसके साथ साथ BSF की जो ऊंटों की जो टुकड़ी सजी धजी वेशभूषा में आकर्षक लग रही है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि पहली बार इसके अंदर महिला अफसरों ने क्या लिया है? भाग लिया है। महिला अफसरों ने क्या लिया है? भाग लिया है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, आपको पता है MSME यानी कि मीडियम स्मॉल और माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस। देश के अंदर GDP के अंदर इसका कितना योगदान है, ये एक एग्जाम में अंदर काफी बार पूछा जाता है, तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। छोटे मोटे उद्योग में सबसे ज्यादा रोजगार है। अब देख लेते हैं कितना है। 633.9 लाख से ज्यादा MSME देश के अंदर है। कितना है? 633.9 लाख से अधिक। 324.9 लाख MSME ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर है, जिनका प्रतिशत है 52.3%, जो कि लगभग काफी अच्छा है। और 309 लाख MSME शहरी क्षेत्रों में, जिनका प्रतिशत है 47.7%। तो ग्रामीणों में MSME यानी कि माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस की जो संख्या है वो सबसे ज़्यादा अगर आपसे पूछी जाए तो किस क्षेत्र के अंदर है, तो वो है ग्रामीण क्षेत्र के अंदर। और अगर आपसे प्रतिशत पूछा जाए तो आपको ये याद रखना होगा। ठीक है, तो ये याद रखना होगा। कई बार
अनुपात में पूछ लेता है, ठीक है, अनुपात में पूछ लेता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा। दोनों आंकड़े आपको ध्यान रखने हैं। एक तो जो ग्रामीण क्षेत्रों में एमएसएमई की जो प्रतिशत है वो कितना है 52.3%, और शहरी क्षेत्रों में कितना है 47.4%, ये आपको ध्यान रखना है। 3 सेक्टर में एमएसएमई, तो 3 सेक्टर वो कौन कौन से हैं जिसके अंदर एमएसएमई है? एक तो माइक्रो, स्मॉल और मीडियम। माइक्रो के अंदर 630.5 लाख यानी कि 99%, और 3.35 यानी कि 0.99%, और 0.05% यानी कि मीडियम है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा तो है माइक्रो। इनकी क्या परिभाषा है आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि माइक्रो, स्मॉल और मीडियम किसके आधार पर इनको डिवाइड किया जाता है, ठीक है, तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। एमएसएमई, जो एमएसएमई है उनकी हिस्सेदारी कितनी है वो भी हम देख लेते हैं। एमएसएमई की हिस्सेदारी, तो अगर अपन देखें कि जीडीपी यानी कि ग्रोस डेवलपमेंट प्रोडक्ट, जीडीपी, ग्रोस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की जीडीपी के अंदर जो एमएसएमई की जो हिस्सेदारी है वो कितनी है? वो है 30%। कितनी है? 30%, जो काफ़ी हद तक बहुत अधिक है, ठीक है। और एक्सपोर्ट के अंदर जो एमएसएमई की जो हिस्सेदारी है वो कितनी है? 48%। कितनी है? 48%, ये भी काफ़ी है। ये आंकड़े आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि एग्जाम के अंदर सीधा पूछा जाता है कि हाल ही के अंदर एमएसएमई की जो हिस्सेदारी है वो जीडीपी के अंदर कितनी है, तो वो है 30%, और एक्सपोर्ट के अंदर यानी कि निर्यात में कितनी है, निर्यात में कितनी है, तो वो है 48%। ये आपको ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। तो 93,94,957 लाख लोगों को फाइनेंशियल यानी कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में रोजगार मिला है एमएसएमई की तरफ से, और ये जो स्रोत है कहाँ से लिया गया है? एमएसएमई मंत्रालय से, ठीक है, और पीआईबी से ये लिया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि अभी इनकम टैक्स स्लैब क्या है? तो जैसे 2.5 लाख तक के अगर आपकी इनकम है तो उसके ऊपर 0% आपको टैक्स देना होता है। 2.5 से 5 लाख के ऊपर आपको 5% देना होता है। 5 से 7.5 लाख कवर आपको पहला विकल्प तो 20% और दूसरा 10% आपको देना पड़ता है। और 7.5 से 10 लाख तक 20 और 15, 10 से 12.5, 30 से 20, और 12.5 से 15 तक 30 से 25, और 15 लाख से अधिक को 30 और 30, यानी कि इसके अंदर कुछ भी डिफरेंस नहीं है। तो ये है टैक्स स्लैब अभी तक की, मतलब कल बजट आने वाला है तो उसके बारे में कुछ बदलाव की उम्मीद आप देख सकते हैं। और बदलाव उसमें किस किस में हो सकता है? तो 2.5 लाख वाले में, ठीक है, और 2.5 से 5 वाले में। बाकी इनमें बदलाव की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार टैक्स स्लैब आपसे पूछ लेते हैं एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन के फॉर्म में बनाकर। नेक्स्ट है, अब हर घंटे पता चलेगी प्रदूषण की प्रमुख जगह और वजह। यह है केजरीवाल। तो केजरीवाल कौन है? ये दिल्ली के सीएम है, मफलर वाले सीएम भी इनको कहते हैं। मुख्यमंत्री ने सुपर साइट और मोबाइल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन का किया शुभारंभ। वायु प्रदूषण आंकड़े का रियल टाइम चलेगा पता, अगले 3 दिन का पूर्वानुमान भी क्या मिलेगा? ठीक है। दिल्ली में अब एक निश्चित समय पर प्रदूषण के वास्तविक कारणों का पता चल सकेगा। सोमवार को रियल टाइम आधार पर प्रदूषण के स्रोतों की पहचान की शुरुआत हो गई है। राउज एवेन्यू के सर्वोदय बाल विद्यालय में सोमवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस दिशा में सुपर साइट और मोबाइल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन दोनों का शुभारंभ किया है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किन 2 चीज़ों का शुभारंभ किया है जिससे अब हर घंटे जो प्रदूषण है उसकी जगह और वजह का पता लगेगा, तो एक तो है सुपर साइट, ठीक है, और दूसरा है मोबाइल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन। इन दोनों को आपको ध्यान रखना। यह है अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री। नेक्स्ट है, तो ये कौन है? तो ये है एयर मार्शल एपी सिंह, वायुसेना के नए उप प्रमुख होंगे। तो प्रमुख कौन है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। एयर मार्शल एपी सिंह को वायुसेना का नया उप प्रमुख नियुक्त किया गया है। वह एयर मार्शल संदीप सिंह का स्थान लेंगे। किसका स्थान लेंगे? एयर मार्शल संदीप सिंह का, जो मंगलवार को सेवानिवृत्त होंगे। एयर मार्शल एपी सिंह इस समय मध्य वायु कमान के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में कार्यरत है। यह आपको ध्यान रखना है, और ये है एयर मार्शल एपी सिंह। आई होप आपको ये आज के करंट अफेयर पसंद आएंगे। अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।